एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज बच्चों हम लोग 2022 का सेट वीजे पढ़ने वाले हैं। उसमें हम लोगों का खंड जो रहेगा रसायन विज्ञान रहेगा। रसायन विज्ञान के सेक्शन को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज के सेक्शन में हम लोगों ने जो टॉपिक चयन किया था वो भौतिक विज्ञान है। और भौतिक विज्ञान में इसका जो पार्ट 1 है वो हम लोग इसका पहले कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया था। इसलिए आज इसका हम लोग पार्ट 2 लेकर आए हैं और पार्ट 2 में हम लोग इसका रसायन विज्ञान बच्चों पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पार्ट 2 में हम लोग आज के सेक्शन में रसायन विज्ञान का अध्ययन करेंगे। चलो बच्चों हम लोग अपना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन बच्चों दिया गया है, उस क्वेश्चन में यह दिया गया है कि शुद्ध जल का, क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग आपको ये बता दें कि जो हमारा जल होता है उस जल को हम लोग कैसे इसका पीएच मान ज्ञात करेंगे। तो आपको बता दूं बच्चों, हमारी जो टेबल होती है 1 से लेकर के 6 तक, ये हमें अम्लीय का गुण बताती है। और जो हमारा 7 होता है ये बच्चों हमारा उदासीन होता है। इसके बाद 8 से लेकर के 14 तक जो मान हमारे दिए गए होते हैं ये हमें क्षारीय गुण का मान ज्ञात कराते हैं, यानी ये हमारी क्षारीयता होती है। जब भी हमें कोई मान 1 से 7 के बीच में दिया जाए, किसका मान बच्चों? पीएच मान। पीएच मान अगर हमारा 1 से लेकर के 7 में 0 भी ऐड कर लें तो 0 से लेकर के 6 के बीच में यदि कोई मान हमारा आता है उसका मीडियम बच्चों कौन सा होगा? हमारा अम्लीय होगा। और यदि हमारा 8 से 14 के बीच में कोई मान आता है तो उसको हम लोग किस मीडियम में ले जाएंगे? क्षारीय माध्यम में ले जाएंगे। यदि बच्चों किसी का विलयन का पीएच मान यदि हमारा 4 है और उसकी प्रकृति पूछी जाए कि प्रकृति क्या है, तो हम लोग बताएंगे बच्चों प्रकृति 4 है तो इसका मान क्या होगा? अम्लीय होगा। तो हम लोग उसकी प्रकृति बच्चों क्या बताएंगे? अम्लीय। तो इस हिसाब से शुद्ध जल का पीएच मान बच्चों पूछा गया तो कितना होगा? 7, क्योंकि 7 हमारा जलीय विलयन उदासीन होता है और ये H2O का मान होता है। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन बच्चों हो गया। अगर 0 दिया गया है तो ये बच्चों कौन सा हमारा है? ये हमारा है अम्लीय। और हमारा 1 दिया गया ये भी अम्लीय है। 7 हमारा उदासीन है जो पीएच जल का मान है। 14 हमारा कौन सा मान है बच्चों? क्षार है, इसको हम लोग क्षार बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग बच्चों अपने हिसाब से जो भी हमारा दिया गया होगा उसको हम लोग टिक कर लेंगे, जो भी हमारा आएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में देख रहे हैं तो उसमें पूछा गया बच्चों हाइड्रोजन को हटाने वाली धातु कौन सी है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर दें आपके लिए। अब आप देखें इसमें यह पूछा गया है कि हाइड्रोजन, अम्ल से हाइड्रोजन को हटाने वाली धातु है। क्वेश्चन हमारा ये है कि अम्ल से हाइड्रोजन को कौन सी धातु हटा लेती है। तो जो हमें धातुएं दी गई हैं उनमें पहला दिया गया बच्चों जिंक, दूसरा हमें दिया गया है कॉपर, तीसरा हमारा सिल्वर है और चौथा हमारा मरकरी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बच्चों जाना पड़ेगा विद्युत रासायनिक श्रेणी के पास। विद्युत रासायनिक श्रेणी में बच्चों अगर हम लोग ध्यान रखें तो आपको बता दें कि हाइड्रोजन का क्रम हम लोग याद रखेंगे। हाइड्रोजन के नीचे बच्चों हमारा कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी, इतनी धातुएं मुख्य रूप से आती हैं जो सक्रिय होती हैं। इन धातुओं के अलावा जो शेष धातुएं बचती हैं उन सभी का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर होता है। जिन धातुओं का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर होता है वे सभी धातुएं हाइड्रोजन को उसके विलयन से विस्थापित कर देती हैं। अब आप देखेंगे कॉपर, सिल्वर और मरकरी यदि हम लोगों को बच्चों दिया जाए Hg, मरकरी अगर दिया गया है तो ये कैसी हैं? इनका स्थान हाइड्रोजन से नीचे है। तो कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे होगा, मरकरी का भी हाइड्रोजन का नीचे होगा और सिल्वर का भी नीचे होगा। तो हमारा बचता है जिंक। अब हम लोग इसकी रिएक्शन भी देख लेते हैं कि जिंक हमारा किस तरह से रिएक्शन करता है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों क्या करेंगे? जिंक की रिएक्शन लिखेंगे। तो जेडियन के साथ हम लोग जोड़ेंगे H2SO4। अब बच्चों ये ध्यान रखेंगे कि ये हमारा अम्ल है और ये हमारी धातु है। जिंक हमारी धातु है और ये हमारा क्या है? अम्ल है। हमारी क्रिया धातुएं अम्ल से जब क्रिया करती हैं तो कौन सी गैस मुक्त करती हैं? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ बनेगा ZnSO4 प्लस हम लोग बाहर करेंगे यहाँ से H2 बाहर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारी जिंक धातु जो है
अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। एक रिएक्शन और देख लेते हैं, यदि हम लोग जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जोड़े तब भी हमारा बनेगा ZnCl2 और प्लस बनेगा H2, यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो साफ पता होता है कि जब भी हमारी कोई भी धातु जिंक हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, सोडियम, यानी ऐसी सभी धातुएं जो अधिक सक्रिय होती हैं वो सभी धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने अपना दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, जिसमें दिया गया था कि अम्ल से हाइड्रोजन गैस कौन विस्थापित करता है, तो कौन करता है बच्चों, जिंक। अगला हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में बच्चों हम लोगों से पूछा गया है, एक बार फिर देखते हैं। क्वेश्चन जो हमारा अगला है उसमें ये कह रहा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्रोपेन, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये देखते हैं कि प्रोपेन हमारा है क्या। तो प्रोपेन बच्चों हमारा आता है एल्केन श्रेणी में, और एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, जहाँ हम लोग n बराबर लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट लिख सकते हैं। यदि बच्चों हम लोग n बराबर 1 रखेंगे तो हमारा C1H2 गुणे 1+2, तो ये हमें मिलेगा CH4। दूसरा यदि हम लोग n बराबर 2 रखेंगे तो हमारा C2H2 × 2+2 मिलेगा। इसके हिसाब से हमें बच्चों प्राप्त होगा C2H6। इन दोनों में यदि हम लोग अंतर निकालेंगे तो बच्चों आएगा CH2 का, यानी एल्केन श्रेणी के प्रत्येक कंपाउंड में CH2 का अंतर होता है। यदि हमें एल्केन श्रेणी लिखनी हो बच्चों तो पहला हमारा कंपाउंड आया CH4, दूसरा आया है C2H6, तीसरा निकालेंगे तो आएगा बच्चों C3H8, चौथा निकालेंगे तो C4H10। इस तरह से बच्चों आएंगे। तो ये हमारा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो आपसे पूछा गया बच्चों प्रोपेन क्या होता है, तो आप इस तरह से पता कर सकते हैं कि प्रोपेन का सही सूत्र होता है C3H8। तो C3H8 हम लोग इसमें ढूंढेंगे। ये हमारा कौन सा है, पहला वाला बच्चों हमारा है मेथेन, तीसरा हमारा क्या, दूसरा हमारा दिया गया प्रोपेन, इसके बाद ये हमें बच्चों दे दिया गया है ब्यूटेन का, क्योंकि इसमें कार्बन 4 है, और ये बच्चों हमारा दे दिया गया एथेन का। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इनको कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारा एथेन हो गया। ठीक बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने जो इस सेक्शन के 3 क्वेश्चन थे उन्हें कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन बच्चों जो हमारा रसायन विज्ञान का ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव में हम लोगों को बताया गया है कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। जो 3 ऑब्जेक्टिव के बाद हमें क्वेश्चन दे दिया गया है, तो हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में अगर हम लोग आएंगे तो क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि क्वेश्चन दिया क्या गया है। तो सबसे पहले बच्चों देखो, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित यौगिकों में IUPAC पद्धति के अनुसार नाम लिखना है। हमें IUPAC पद्धति के अनुसार पे इनके नाम लिख के देने हैं। तो IUPAC पद्धति के अनुसार बच्चों हम नाम लिखेंगे तो सीरीज हमें जो दी गई है उस सीरीज में हमें जो बताया गया है उसमें कंपाउंड दिया गया है CH3, CH2, इसके बाद दिया गया CH2, और इसके बाद दिया गया है CH3। तो कार्बन नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4 कार्बन है। 4 कार्बन को बच्चों हम लोग पढ़ते हैं ब्यूट लिख लेंगे। ब्यूट के साथ इस सीरीज में हम लोगों को सिंगल बॉन्ड दिया गया है, तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग पढ़ते हैं एन। ब्यूट के साथ जब हम लोग एन जोड़ेंगे तो बच्चों हमें मिलेगा ब्यूटेन। तो इसका बच्चों प्रॉपर नाम क्या होगा हमारा, ब्यूटेन। अगर हम लोग और अच्छा लिखेंगे तो ब्यूटेन बन कर सकते हैं, हालांकि ब्यूटेन के साथ बन लिखने की इसमें आवश्यकता नहीं थी। तो ये जो दिया गया बच्चों क्या है, हमारा ब्यूटेन है। दूसरा बच्चों हम लोगों को दे दिया गया है CH3COOH, CH3COOH दिया गया है। CH3 का मतलब कार्बन 2 है, 2 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं एथ। जब इसकी संरचना बनाओगे बच्चों तो इस तरह से बनेगा। सीरीज में हम लोग जब लिखेंगे तो डबल बॉन्ड O, बॉन्ड OH, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है ये, तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग एन पढ़ते हैं तो एन लिखेंगे। यदि COOH कहीं पे दिया जाए तो उसको बच्चों हम लोग पढ़ते हैं ओइक अम्ल। जब इन सभी को एक साथ पढ़ेंगे तो ये हमारा आएगा एथेनोइक अम्ल। बच्चों इसका IUPAC नाम क्या है, एथेनोइक अम्ल। ये हमारा IUPAC नाम है। अगर साधारण नाम पूछा है बच्चों तो इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल।
एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल को हम लोग सिरका भी बुलाते हैं, जिसका एक नाम और क्या हो जाएगा, सिरका। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन 6 का कर चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के का के बाद जो हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है वो 6 के खा में जो क्वेश्चन दिया गया उसमें बच्चों हमें पूछा गया है कि मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या होता है। मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या होता है, तो इसके वजह से बच्चों बता दें, जो हमारे मेंडलीफ थे, मेंडलीफ ने जो अपना आवर्त नियम दिया है वो ये है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये मेंडलीफ ने अपना नियम दिया था बच्चों, ये रासायनिक लिखा हुआ है। फिर एक बात ध्यान दें, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ये मेंडलीफ का आवर्त नियम है। इसकी व्याख्या करने के लिए बच्चों बोला गया था 2 नंबर में, तो हम लोगों ने लिख लिया। इनका पूरा नाम बच्चों क्या है, प्रोफेसर इवानोविच मेंडलीफ। और मेंडलीफ के समय कुल 63 तत्व ज्ञान थे, जिन्होंने 63 तत्व ज्ञात किए थे। उन सभी तत्वों को मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में प्रेजेंट किया और उनको किस आधार पर रखा था बच्चों, परमाणु भारों के आधार पर। परमाणु भारों को मूल आधार माना था मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में जब तत्वों को रखा था। इसके साथ साथ अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बच्चों जो दिया गया है वो ये है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसमें दिया गया बच्चों है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए, जिसमें जो हम लोगों को रासायनिक अभिक्रिया दी गई है वो ये है, इसको हम लोग देख रहे हैं। पहली रासायनिक अभिक्रिया बच्चों जो हम लोगों को दी गई है वो ये है CH3COOH प्लस C2H5OH। इसके साथ हमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति दी गई है और इसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके विषय में आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये क्रिया कौन सी बच्चों, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टरीकरण क्रिया बच्चों इसका नाम है और ये क्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए और जरूर पूछी जाती है। तो थोड़ा बच्चों हम लोग इसमें बदलाव कर लेते हैं ताकि आप सीधे समझ लें। CH3 और COOH जो बच्चों ये हमारा है एस्टिक अम्ल, और इसके साथ जो हमें अल्कोहल दिया गया है ये कौन सा है, एथिल अल्कोहल। इसको हम लोग क्या करते हैं, उल्टा लिख लेते हैं। तो जब हम लोग उल्टा लिखेंगे तो बच्चों ये क्या होगा, HOC2H5। उपस्थिति हमारी क्या है, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बंद कर लेंगे। जब हम लोग बंद करेंगे बच्चों तो हमारा देखो यहाँ से H और यहाँ से OH इतना ये बंद हो जाएगा। जब ये बंद हो जाएगा तो बच्चों हमारा जो बचा हुआ उसको लिख लेंगे, ये बचा हुआ है तो CH3COO, साथ ही साथ हमारा ये है तो लिखेंगे C2H5 और प्लस H2O। इतनी रिएक्शन है। अब आपको बता दें कि जो हमारा रिएक्शन है इसमें से बच्चों ये जो दिया गया है इसको हम लोग पढ़ते हैं एथिल। क्या पढ़ते हैं, एथिल। और जो ये दिया गया है ये हमारा एसीटेट है तो इसका नाम बच्चों क्या होगा, एथिल एसीटेट। तो हमारा जो कंपाउंड बना है ये कौन सा है, एथिल एसीटेट। अब क्रिया किसकी हुई, एस्टिक अम्ल और एथिल एल्कोहल की। तो ये बच्चों हमारा है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का जो दूसरा नाम होता है वो होता है एथेनॉल।
एथेनॉल। और जो इसका एथेनॉल नाम है ये बच्चों हमारा नाम कौन सा है, आईपीएसी नाम है। इसका आईपीएसी नाम क्या होता है बच्चों, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल ये इसका आईपीएसी नाम है। क्योंकि इनके आईपीएसी नाम भी पूछे जाते हैं इसलिए हम आपको आईपीएसी नाम भी इनके बताते चल रहे हैं। तो ये आईपीएसी नाम है। तो पहली रिएक्शन हम लोगों ने कर ली बच्चों है। पहली रिएक्शन में क्या पूछा गया था कि एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करता है। तो क्रिया की पूरी रिएक्शन करनी थी तो हमें कंपाउंड कौन सा मिलता है, एथिल एसीटेट। अब इसकी हिंदी क्या है, एसिटिक अम्ल शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से क्रिया करके एथिल एसीटेट बनाता है। इस क्रिया को एस्टरीकरण क्रिया कहते हैं। एस्टरीकरण क्रिया के नाम से ही ये परीक्षा में आपसे पूछी जाएगी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार परीक्षा में लगभग ये आती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब दूसरी रिएक्शन बच्चों हम लोग करते हैं। दूसरी रिएक्शन में हम लोगों को दी गई है C2H5Br। C2H5Br के साथ हमारा कंपाउंड जुड़ रहा है KOH और इसको क्या कर रहे हैं, KOH का जो मीडियम लिया गया है माध्यम, ये जलीय माध्यम है, ये जलीय KOH है और प्लस करके छोड़ दिया गया। जल का मतलब बच्चों अब हम लोग ये कह सकते हैं जैसे कहीं लिखा गया हो अम्लीय विलयन। अम्लीय विलयन का मतलब कि जो भी दिया गया हो उसमें अम्ल उपस्थित है। अगर दिया गया हो क्षारीय विलयन तो इसका मतलब उस विलयन में क्षार उपस्थित होगा। अगर लिखा गया है जलीय विलयन, जलीय विलयन तो इसका मतलब है उसमें जल उपस्थित है। जैसे C2H5OH का जलीय अम्लीय विलयन तो हम लोग इसमें H2SO4 अपने आप से जोड़ लें, H2SO4 जोड़ें या HCl जोड़ सकते हैं। क्षारीय विलयन अगर मान लीजिए पूछा गया तो हम लोग अपने आप से तुरंत क्षार जोड़ देंगे। क्षार की पहचान OH से होती है, अम्ल की पहचान H से होती है। अब जलीय विलयन पूछा जाए तो हम लोग इसके साथ तुरंत जल जोड़ देंगे। तो ये हमारी पहचान होती है कि जो रिएक्शन दी जाए जिस मीडियम में हो उस हिसाब से हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो जलीय विलयन का मतलब है कि जो हमें यहाँ KOH दिया गया उसमें जल मिला हुआ है। तो सीधी सिंपल सी रिएक्शन पहले की तरह इसको भी कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम लोग, इसमें इसको यहाँ से बंद कर लेंगे। अब आपको साफ पता होगा कि क्या बन रहा है। तो रिएक्शन ये बनेगी बच्चों C2H5Br प्लस KOH, एरो का निशान, एरो के निशान के बाद जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ से हम लोग KBr को बंद कर देंगे। तो हमारा बचेगा क्या, C2H5OH प्लस KBr। तो ये हमारा कंपाउंड बना हुआ है। इसमें से ये हमारा बच्चों क्या है, C2H5 एथिल होता है, Br को हम लोग पढ़ते हैं ब्रोमाइड। तो इसका नाम बच्चों क्या हो गया, एथिल ब्रोमाइड। और इसी साथ ये हमारा है एथिल और इसको पढ़ेंगे एल्कोहल। तो ये बच्चों प्राप्त हुआ हमें एथिल एल्कोहल। तो यहाँ एथिल ब्रोमाइड बना, एथिल एल्कोहल। एथिल ब्रोमाइड ने अब क्रिया किससे की, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बच्चों बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो एथिल ब्रोमाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके क्या देता है, एथिल एल्कोहल देता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने क्या किया है, खा और गा। क्वेश्चन नंबर 6 का खा है बच्चों, ये 6 का गा है जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग इस सेक्शन के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 7 का का। सो 7 के का में बच्चों हम लोगों को दिया गया है वो ये क्वेश्चन है कि धावन सोडा दिया गया है। धावन सोडा मीठा सोडा का नाम रासायनिक सूत्र लिखिए। तो क्वेश्चन जो हम लोगों को दिया गया उसमें ये पूछा गया कि धावन सोडा का रासायनिक नाम लिखिए। तो धावन सोडा जो होता है बच्चों यहाँ लिखे दे रहे हैं। धावन सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसका नाम रासायनिक क्या है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट। इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। मीठा सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम क्या लिखेंगे बच्चों, सोडियम बाई कार्बोनेट।
नेट। तो इस तरह से ये हमारा बच्चों क्या हो गया, मीठा सोडा हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का तक हम लोगों ने आज के सेक्शन में कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन नंबर 7 के आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे। जो हमारा दिया गया है कि द्विस्थापन क्रिया क्या होती है, संक्षारण क्या है, सावनीकरण क्या है, आवर्त सारणी में आवर्त तथा समूह में प्रस्तुत कीजिए, रेडॉक्स क्रिया, सजातीय श्रेणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 के बाद, वो सभी हम लोग इस सेक्शन के इसके टॉपिक के दूसरे सेक्शन में पढ़ेंगे। आज की बच्चों इतना ही, धन्यवाद।